नमस्ते प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना इतिहास का अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2.3 शिकार की आज़ादी किसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। मतलब पहले लोग इसी तरीके से शिकार करते थे और जिन जानवरों को वो मार देते थे उनको वो खाते थे और इसी से उनका जीवन चलता था। और ये परंपरागत प्रथा थी, उनके पुरखे करते थे और फिर वो भी करने लग गए हैं। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जब से वनों के नियम बना दिए गए तब से शुरू हो गया कि जो भी शिकार करते हुए पकड़ा गया उसको क्या किया गया, दंडित किया गया, उसको सजा दी गई। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। मतलब आखेट मतलब होता है शिकार करना। जो बड़े बड़े जानवर जैसे कि शेर हुए, हिरन हुए, है ना, इन सब का शिकार किया जाने लगा और इसको एक खेल बना दिया गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबों की संस्कृति का हिस्सा रहा है। जो राजा महाराजा होते थे वो इसी तरीके से शिकार करने जाते थे। आप लोग फिल्में देखते हो, पुरानी फिल्में देखी है कभी? उसमें दिखाया जाता है। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। ठीक है, बहुत सारे जानवर जो थे उनकी प्रजातियां खत्म हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालचों में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। अब तो ये मिलते ही नहीं है देखने के लिए, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अब इनको कहाँ देख सकते हैं हम? चिड़ियाघरों में। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मार गिराया था। देख लो, एक ही आदमी ने 400 बाघों को मार गिराया था। क्या नाम था उनका? जॉर्ज यूल। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। पर्यावरणविद, जो पर्यावरण के विद्वान होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है पर्यावरण के बारे में, और संरक्षणवादी जो इन सब चीज़ों को संरक्षित रखना चाहते हैं, बचाकर रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इन सारी प्रजातियों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारी प्रकृति को, हमारी पृथ्वी को बैलेंस करके रखते हैं, तो इसीलिए इनको संरक्षित करना जरूरी है। इनको मारने से रोकना है, मारने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है 2.4 नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से
लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। देखो इन सब चीज़ों का क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे। जो इनका काम था वो अब छूट गया। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खादानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम में चाय के बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई थी। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। अब देखो, ले जाते थे भर्ती करने के लिए, काम कराने के लिए, लेकिन वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं होता था और ये बहुत मुश्किल काम था। मतलब वो उनको वहीं रखते थे। सोचो अगर कोई तुम्हारे घर से दूर ले जाए और वहाँ से तुम्हें यही ना पता हो कि तुम वहाँ से वापस आओगे कि नहीं आओगे, तो कैसा लगेगा सोच के? एकदम डर जाओगे ना। लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा कि आओगे या नहीं आओगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वन विद्रोह। वन मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। हिंदुस्तान और दुनिया भर के वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। देखो, वन्य समुदाय जो वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं और समूह में रहते हैं, वो वन्य समुदाय कहलाते हैं। उन्होंने जो भी नियम कानून उन पर थोपे गए थे उसकी बगावत की, उनका विरोध किया। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर किन किन राज्यों से लगा हुआ क्षेत्र है? उसकी सीमाएं जुड़ती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। पठारी मतलब जो मैदान से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ समतल भाग होता है, उसको पठार कहते हैं। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मूरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। कौन कौन से समुदाय रहते हैं बक्सर में? देखो, मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा, ठीक है। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे होते हैं। इनकी भाषा थोड़ी अलग अलग है, लेकिन इनके रीति रिवाज और जो विश्वास है वो एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है।
और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतनी ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी पहदी का पता होता अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए वे लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। अब देखो, ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये हर प्राकृतिक चीज का सम्मान करते हैं, उनको ये बचाकर रखना चाहते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जंगल से कुछ लेना चाहता है, कुछ लकड़ी या कुछ भी सामान लेना चाहता है, तो उसके बदले में वो उनको कुछ देता है। ठीक है, कुछ शुल्क देता है। उस शुल्क को देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगना क्या होता है? गांव का समूह। जहां एक परगने के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 3.2 लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। ठीक है, देखो कितना काम मुफ्त में करा रहे हैं इनसे, और जंगलों को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान व औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुर्वा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव जाकर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संकेत था। बगावत करने की क्या जरूरत पड़ी भाई? जब उनसे उनके जंगल छीन लिए, उनके ही जंगल थे, वो सदियों से वहां पर रहते हुए आ रहे थे, तो मतलब जंगल छीन गए, उनका घर छीन गया, उनका रोजगार छीन गया। और अगर कुछ लोगों को वहां रखा गया तो क्या किया? उनसे फ्री में काम कराया और बिना कुछ पूछे ताछे बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल दिया गया। तो ये तो थी ही बात विरोध करने वाली। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था।
अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। अब अंग्रेजों की तो बगावत हो रही थी, नियम तो उन्हीं ने ही बनाए थे, तो अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए कि ये लोग हमसे लड़ ना सके। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो इसको बगावत कहते हैं, कि ये लोग इनसे लड़ ना सके, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। देखो कितना बुरा काम किया है ना। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। कोड़े क्या होते हैं, टीवी में देखा है कोड़े? कोड़े मतलब एक हंटर जैसा होता है, ऐसे ऐसे मारते लोगों के। देखो ये भी बरसाए जाने लगे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी से मई लग गए, फिर भी वे गुंडा दूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, ताकि स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले और जरा देखें कि इसी वक्त यहाँ क्या कुछ हो रहा था। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।